जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी वीडियो जो आपको ऐसी 4 मैजिकल स्किल्स बताएगी जिनको एक्वायर करके जिनको सीख कर आप अपना अंग्रेज़ी ज़ुबान का खौफ कम कर सकते हैं और अंग्रेज़ी ज़ुबान के बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के माहिर बन सकते हैं। तो वो 4 स्किल्स मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। 4 मैजिकल स्किल्स टू मास्टर द इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन उन 4 मैजिकल स्किल्स के बारे में जानने से पहले मैं चाहूँगा कि आप ये काम लाजमी कर लें। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में जो घंटी का निशान है उसको दबा दें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मेरी इस वीडियो और मेरे इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरा चैनल ऐसी बहुत सी वीडियोस अपलोड कर चुका है और आइंदा भी इंशाल्लाह करता रहेगा, जिसके ज़रिए से आप अंग्रेज़ी ज़ुबान के माहिर बन सकते हैं, अंग्रेज़ी ज़ुबान को आसान कर सकते हैं। तो बग़ैर कोई टाइम वेस्ट किए जनाब हम चलते हैं अपनी उन 4 मैजिकल स्किल्स की तरफ जिनको हासिल करके हम अंग्रेज़ी ज़ुबान के माहिर बन सकते हैं। तो उसमें नंबर 1 स्किल है जी रीडिंग, पढ़ाई। नंबर 2 राइटिंग, लिखाई। नंबर 3 ट्रांसलेशन, तर्जुमा। नंबर 4 मेमोरी, याददाश्त। बज़ाहिर देखने में आप कहेंगे कि लो जी ये कौन सी बात थी वीडियो बनाने वाली कि ये जी 4 मैजिकल स्किल्स हैं, सर ने जनाब इनको मैजिकल स्किल्स का नाम दे दिया, इन पर बाकायदा वीडियो बना दी और खामखा हमारा टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं इनकी डिटेल में जाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि वाकई यार अगर ये 4 स्किल्स हम हासिल कर लें तो वाकई अंग्रेज़ी ज़ुबान हमारे लिए बहुत आसान हो सकती है और हम आहिस्ता आहिस्ता उसके माहिर भी बन सकते हैं। तो ये जनाब 4 स्किल्स हैं। आप इसकी एक तस्वीर ले लें, एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यही चीज़ें ही आगे आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ जी। तो सबसे पहले जनाब इसको ज़रा नीचे ले आते हैं जी। सबसे पहले जो हमारी स्किल है वो है जनाब रीडिंग, यानी कि पढ़ाई। अब पढ़ाई किस चीज़ की करनी है ज़रा देख लेते हैं। तो पढ़ाई के अंदर लिखा हुआ है जनाब प्रोनाउंसिएशन, अदायगी। मतलब ये है कि जो कुछ भी लेसन, जो कोई भी सबक, कोई सवाल, कोई जवाब, कोई भी असाइनमेंट, कुछ भी आप जब अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं तो हमें जो एक बहुत अहम मसला पेश आता है वो है राइट प्रोनाउंसिएशन। हमें अल्फाज की प्रॉपर अदायगी नहीं आ रही होती। वो अल्फाज तो हम आराम से बोल लेते हैं कि जो बार बार हमारे मुशाहिदे में आ चुके हैं, रीडिंग में आ चुके हैं, लेकिन जो कोई नया लफ्ज़ आ जाए तो उसको प्रोनाउंस करने में हमें बहुत मसला होता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। लफ्ज़ है करियर, CAREER, करियर, मुस्तकबिल। अब बच्चे इसको पढ़ते रहे हैं जी बचपन में, बहुत बड़े बड़े टीचर भी इसको गलत पढ़ते हैं, वो इसको कैरियर पढ़ते हैं। कैरियर कहते हैं उठाने वाले को, करियर कहते हैं मुस्तकबिल को। कैरियर के स्पेलिंग भी डिफरेंट होते हैं। तो हमें उन अल्फाज की तो अदायगी करनी आ जाती है जो हम बार बार पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उन अल्फाज की अदायगी करनी नहीं आती है जो नए आते हैं। तो लिहाजा आपको प्रोनाउंसिएशन, राइट प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल आनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे तालीमी इदारों में लिखाई के ऊपर तो बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, लेकिन पढ़ाई के ऊपर को ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती। और इसकी जो जस्टिफिकेशन है वो टीचर्स यही देते हैं कि इन बच्चों ने टेस्ट देने हैं, एग्ज़ाम्स देने हैं, तो वहाँ पर लिखने का ही काम करना है, तो हम बिला वजह रीडिंग में टाइम ज़ाया क्यों करवाएं। लेकिन जब आप कभी तफाकन भी क्लास के अंदर रीडिंग करवाते हैं तो पता चलता है कि बच्चों की रीडिंग इंतहाई काबिल रहम हद तक ख़राब है। तो रीडिंग के ऊपर ज़रूर काम करें। वजह यह है कि कल को अगर आप टीचर बन जाते हैं या आपको किसी अपने दोस्त यार को पढ़ाना पड़ जाता है या आपको कोई जॉब का इंटरव्यू देना पड़ जाता है तो वहाँ पर आपकी रीडिंग चेक की जाती है, वहाँ पर आपकी प्रोनाउंसिएशन चेक की जाती है, वहाँ पर आपकी राइटिंग बाद में आती है। तो लिहाजा इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर इंटरव्यूज़ के दौरान में तो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरव्यू लेने वाले तवज्जो देते हैं। वहाँ पर अगर आप कोई लफ्ज़ गलत बोल दें तो वो ऐसा आपका मजाक बनाएंगे कि आपको पछतावा होने लगेगा, मैं इंटरव्यू देने के लिए आया ही क्यों था। तो लिहाजा प्रोनाउंसिएशन की अहमियत ख़ास तौर पर प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल तो गूगल का दौर है, नेट का दौर है, गूगल पे चले जाएं, वहाँ पर आप कोई भी लफ्ज़ टाइप करें उसकी प्रोनाउंसिएशन फौरी तौर पर आ जाएगी। साथ में स्पीकर दिया होता है, कोई आवाज़ होती है, वो आपको वो लफ्ज़ बाकायदा बोल कर बताती।
तो पहली स्किल जो आपको अंग्रेज़ी ज़ुबान का माहिर बनने के लिए लाजमी आनी चाहिए वो है जी रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन, अदायगी। दूसरी स्किल जो आपको अंग्रेज़ी ज़ुबान का माहिर बनने के लिए आनी चाहिए उस स्किल का नाम है राइटिंग, लिखाई। अब लिखाई जो है आपकी अंग्रेज़ी ज़ुबान में, ज़ाहिर आपने टेस्ट लिखने हैं, एग्ज़ाम देना है, तो हर जगह पर आपने रिटन काम ही देना है। इसी रिटन काम के बेस पर, इसी की बुनियाद पर आपको नंबर दिए जाएंगे, आपको जज किया जाएगा। तो राइटिंग आपकी लीजिबल होनी चाहिए, मतलब ये है कि पढ़ने के काबिल हो, साफ़ सुथरी राइटिंग हो। बाज़ बच्चों की राइटिंग तो इतनी ख़राब होती है कि पढ़ने वाले को लगता है इन्होंने अपने हाथों से नहीं पैरों से लिखा हुआ है। तो लिहाजा आपकी राइटिंग पढ़ने वाली हो, रीडेबल हो, लीजिबल हो। दूसरी बात है कि जो कुछ भी आपने लिखा है वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो। बज़ाहिर ये दो अल्फाज हैं जी, ग्रामेटिकली करेक्ट, लेकिन बहुत डीप अल्फाज हैं। ग्रामेटिकली करेक्ट लिखने के लिए ग्रामर आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि आप एज़ पर डिमांड लिखना सीखें, इधर उधर की बातें ना ऐड करें, अपनी नॉलेज ना गलत मलत दिखाएं। जो सवाल की डिमांड है बस उसी को पूरा करने की कोशिश कर लें, तो यही बड़ी बात है। तो राइटिंग की स्किल आपके पास होनी चाहिए, साफ़ लिखें, ग्रामेटिकली करेक्ट लिखें, और जो डिमांड, जो सवाल किया जा रहा है, जो डिमांड आपसे की जा रही है उसको पूरा करें। तो ये राइटिंग स्किल अगर आपको आ गई तो आप इंग्लिश ज़ुबान के माहिर बन गए। तीसरी स्किल जो आपके पास लाजमी होनी चाहिए अगर आप अंग्रेज़ी ज़ुबान में कुछ करना चाहते हैं, अंग्रेज़ी ज़ुबान के माहिर बनना चाहते हैं, तो वो है तर्जुमा, यानी कि ट्रांसलेशन। ये स्किल तो आपके पास लाजमी होनी चाहिए। आपको तर्जुमा अपनी मकामी या मादरी ज़ुबान से अंग्रेज़ी में करना आता हो, फिर आपको अंग्रेज़ी ज़ुबान से तर्जुमा अपनी मादरी ज़ुबान में करना भी आता हो। यानी उर्दू हमारी मादरी ज़ुबान है तो उर्दू से अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करना आता हो, और इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करना भी आता हो। ये चीज़ें, ये तर्जमे हमारे सिलेबस के अंदर भी मौजूद होते हैं, और बहुत सारे जॉब्स के रिटन टेस्टों में भी ये सवाल पूछा जाता है कि जी फ़लाँ उर्दू के पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें या इंग्लिश के पैराग्राफ को उर्दू में ट्रांसलेट करें। और ये स्किल अंग्रेज़ी ज़ुबान का माहिर बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो स्किल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जी वो है जी मेमोरी। अब मेमोरी को मैंने इस स्किल का नाम मैंने मेमोरी रखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर मैं 2-3 चीज़ें आपको बताऊंगा। मेमोरी वैसे हाफ़ज़े को कहते हैं, याददाश्त है। आजकल मेमोरी कार्ड की इस्तिलाह बहुत ज़्यादा फेमस है, ज़ाहिर है मोबाइल का दौर है। खैर यहाँ पर आपने क्या करना है जी, अंडरस्टैंडिंग। आपके सामने जो भी अंग्रेज़ी ज़ुबान का कोई असूल आ जाए, कोई भी अंग्रेज़ी ज़ुबान का कंसेप्ट आ जाए, तो सबसे पहले तो आप इसको प्रॉपर तौर पर अंडरस्टैंड कर लें। मिसाल के तौर पर कोई भी आपके सामने चैप्टर है, कोई भी सवाल है, जवाब है, तो सबसे पहले तो आप उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंड करने के बाद देखें कि मैंने किस चीज़ का जवाब देना है, उसी को टारगेट करें। दूसरी बात यह है कि अगर आपको किसी भी लफ्ज़ या कंसेप्ट के बारे में कोई डाउट है तो आप प्रॉपर कोई भी टेस्ट या एग्ज़ाम कंडक्ट करने से पहले आप क्या काम करें कि आप अपना डाउट क्लियर कर लें। मिसाल के तौर पर अभी मेरे चैनल के ऊपर एक रिसर्च सीरीज़ चल रही है आर्टिकल्स के हवाले से, तो बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि आर्टिकल्स भी शायद पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है, लेकिन मैंने बड़ा कैटेगोरिकली उनको बता दिया कि आर्टिकल्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच एट ऑल। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आते हैं, ये एक अलग से टॉपिक है और इसको अलग ही डिस्कस करना चाहिए। तो आप अपने सारे डाउट्स जो हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान के असूलों के बारे में, अल्फाज के स्पेलिंग्स के बारे में और कंसेप्ट्स के बारे में क्लियर करें, और उसके बाद किसी टेस्ट या एग्ज़ाम को टेकअप करें। अच्छा, उसके बाद लर्न बाय हार्ट। जो भी आपने कोई असूल अंग्रेज़ी ज़ुबान का समझ लिया है, कोई आपने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ लिया है, तो उसको फिर जहन नशीन कर लें, उसको याद कर लें। ख़ास तौर पर वो चीज़ें तो लाजमी याद कर लें जो आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। ज़ाहिर है वो आपके सिलेबस का हिस्सा हैं, तो हर जगह पर आपको वो रिप्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। वो एग्ज़ाम में आपको लिखनी है, टेस्टों में लिखनी है, प्रेजेंटेशंस में बोलनी है। तो कम से कम वो चीज़ें, वो कंसेप्ट, वो पॉइंट्स, वो रूल्स आप ज़रूर याद कर लें जो ख़ास तौर पर आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। और आखिर में जाते जाते एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट समझ लें, सजेशन समझ लें, एडवाइस समझ लें कि कभी भी नेवर डू रॉट रीडिंग, कभी भी रट्टा मत मारें। रट्टा मार के अगर आपने अपने हाफजे के अंदर कुछ चीज़ डालनी है तो उससे बेहतर आप ना ही डालें, क्योंकि वो 2-3 दिन बाद वैसे ही वो निकल जानी है। तो बेहतर ये है कि आप इन चीज़ों को लर्न बाय हार्ट करें, ना कि रॉट रीडिंग करें। तो उम्मीद करता हूं कि जिन स्किल्स की तरफ मैंने आपकी तवज्जो करवाई है, इशारा किया है, उम्मीद है कि आप इन स्किल्स को ज़रूर एक्वायर करेंगे और अंग्रेज़ी ज़ुबान के माहिर बनेंगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत गुड लक।